तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। और वो देखते हैं कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था उसमें जब सनलाइट से लाइट आया करता था तो यहाँ पे वो रिएक्शन सेंटर के ऊपर भी गिरता था। और ये सब क्या है, एंटीना मॉलिक्यूल। क्या है, एंटीना मॉलिक्यूल। उन लोग के ऊपर भी गिरता था और ये एंटीना मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को दे दिया करते थे। तो ये जब देते थे तो ये रिएक्शन सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाया करता था और वो उसको रिसीव कौन करता था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है, FeS प्रोटीन, यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन। और ये जब आयरन सल्फर प्रोटीन से आगे इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसको कौन रिसीव करता है, फेरोडॉक्सिन। और ये फेरोडॉक्सिन से किसके पास जाता है, प्लास्टोक्यूनिन के पास जाता है। और इसके बाद प्लास्टोक्यूनिन से जैसे ही साइटोक्रोम B6 के पास जाने लगता है तो उसी दौरान एटीपी खर्च मतलब एटीपी का निर्माण होता है। तो उसमें क्या होता है, एडीपी को बुलाया जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी बुलाया जाता है। अरे इसमें समझ में आ रहा है ना कि कैसे एडीपी कैसा होगा, एडेनोसिन यहाँ पे डाइफॉस्फेट यानी कि 2 होगा, यहाँ पे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये जब एटीपी बनता है तो क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 गो फॉस्फेट इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, यानी कि पहले 2 था, एडीपी था, डाइफॉस्फेट था, अब क्या बना है, ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें क्या हुआ, एक एनर्जी का मतलब एक बॉन्ड का निर्माण हुआ है और उस बॉन्ड में क्या होगा, एनर्जी आया होगा। तो एनर्जी इस बॉन्ड में कहां से आता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसी दौरान इसमें इलेक्ट्रॉन से निकला हुआ जो एनर्जी है वो यहाँ पे इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाने में मदद करता है, तब जाके के एटीपी बनता है। और फिर इसी तरह से साइटोक्रोम B6 के बाद जैसे ही साइटोक्रोम F में जाता है तो फिर वही प्रक्रिया होता है और एक और एटीपी का निर्माण हो जाता है। फिर इसके बाद साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन चलता है, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आता है। और सॉरी मतलब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ये प्लास्टोसाइनिन के पास जैसे पहुंचता है फिर वहां से इलेक्ट्रॉन फिर किसको भेज दिया जाता है, रिएक्शन सेंटर। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल करके फिर से वहीं पे आ जाता है। तो ये हुआ साइक्लिक। चूंकि एक साइकिल में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन चला और यहीं पे जहां से निकला था वहीं पे ला करके फिर से पहुंच गया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, यानी कि एटीपी जब बनता है उस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो साइक्लिक माने साइकिल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और एटीपी का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। लास्ट लेक्चर में इसका हम लोग चर्चा कर चुके थे। अरे ठीक है, इस तरह से ये। अब आइए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखते हैं। ये इसमें कौन कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होता है और फोटो सिस्टम सेकंड भी होता है। ये जनरली कहां पे देखने के लिए मिलता है, ग्राना के अंदर देखने के लिए मिलता है। और लगभग कितने लाइट को ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं, 680 नैनोमीटर के लाइट में ये क्या करते हैं, काम मतलब वहां पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे होता है। तो वही सेम प्रोसेस, सनलाइट से जब लाइट पड़ेगा तो ये जो है P680 नैनोमीटर का जो ये रिएक्शन सेंटर है, ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है। और ये सब बाकी क्या है, एंटीना मॉलिक्यूल है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एंटीना मॉलिक्यूल पर भी जो लाइट आता है वो फाइनली किसको दे देता है, रिएक्शन सेंटर, जैसे उसमें हो रहा था साइक्लिक में, याद आ रहा है। और इसके बाद ये एक्साइटेड, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलता है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। लेकिन साइक्लिक में क्या था, वहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, वहां FeS था। वहां पे कौन था, FeS था। यहाँ पे कौन है, फियोफाइटिन। कौन है, फियोफाइटिन। अब ये फियोफाइटिन से कहां पे जाएगा, प्लास्टोक्यूनिन के पास जाएगा। प्लास्टोक्यूनिन से कहां जाएगा, साइटोक्रोम B6। और साइटोक्रोम B6 से कहा जाएगा, साइटोक्रोम F। और इसी दौरान क्या होता है, एडीपी आता है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है और किसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। और इस तरह से फिर इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए किसके पास चला जाता है, प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाता है। लेकिन इस बार देखिए स्टूडेंट, बड़ा गजब कहानी हो गया। जब यहां पे पहुंचने वाला ही होता है तो इलेक्ट्रॉन को यह पता चलता है कि अब तो हम घर वापस नहीं लौट सकते हैं। क्यों नहीं लौट सकते हैं,
क्योंकि इसकी माँ जो रिएक्शन सेंटर है अब दूसरे बच्चे को एडॉप्ट कर ली, क्योंकि बता के निकला नहीं था और ये वापस कि आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को यहां आने के बाद पता चलता है कि माँ तो मेरी बला ही नहीं रही है, वो माँ मेरी दूसरे बच्चे को क्या कर ली, एडॉप्ट कर ली। और वो बच्चा कहां से आता है, याद कीजिए पीएच सेकेंड में ही क्या होता है, वाटर टूटता था, ये टूटता था ओएसी कॉम्प्लेक्स Mn और Cl के प्रेजेंस में 2 H+ आयन प्रोटॉन आयन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 में टूटता था, यस या नो। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, इसकी मां जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को बला ली, समझ रहे ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन को बला ली, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका था, जब यहां पे पहुंचा 2 इलेक्ट्रॉन तब इसको पता चला कि अब मां तो हमको वापस घर में नहीं बुला रही है, बड़ा अफसोस में डूब गया। तो बड़ा अफसोस में डूब गया, तब इसको प्लास्टोसाइनिन जो है वो बोलता है कि अब तुम वापस नहीं जा सकते हो, तुम्हारी माँ जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है, अब तुम्हारा घर में जगह नहीं है। लेकिन प्लास्टोसाइनिन बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसे और बहुत सारे घर हैं जहां के लड़के जो हैं घर से निकल गए हैं और वहां पे अभी भी घर खाली है, तुम ऐसा करो कि उस माँ के पास चले जाओ जहां पे तुम्हारी जरूरत है, अपने माँ के पास तो लौट नहीं पाओगे। तो ये प्लास्टोसाइनिन इसको रास्ता बताता है और किसके पास भेज देता है, पीएस फर्स्ट के पास भेज देता है। किसके पास भेज देता है, पीएस फर्स्ट। अब यहां पर भी क्या हुआ होगा, सनलाइट आए होंगे, वही सन है, वही लाइट पड़ा होगा इस पर भी, क्योंकि पता है ना कि दोनों कहां कहां मौजूद रहते हैं। अरे वो थाइलाकॉइड के कहां कहां पीएस सिस्टम 1 पीएस सिस्टम 2 बताए थे कि किसके एप्रेस नॉन एप्रेस पार्ट बताया गया था, याद है ना। तो वहां पे मौजूद थे वो, ये सन एक ही है, पता है ना, ये मत सोचेगा कि दूसरा सन निकल गया। अब यहाँ पे सन एक ही है, दोनों के ऊपर एक किताब, इस पर भी गिरेगा तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया प्लस इसको एक्साइटेड में आया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को इन लोग निकाल देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को निकाला, यानी कि इसके घर से जो लड़का निकल के भागा था उसके बदला में कौन पूर्ति करवा दिया, इधर से जो आया था वो, लेकिन इसके घर से जो लड़का निकल गया, अब ये जैसे ही निकला तो इसको एक बैक याद आया, क्योंकि PS1 जब साइक्लिक चलता था उसमें तो वापस आ जाया करता था, लेकिन इसको तो अचानक पता चला कि यहाँ तो माँ अब दूसरे को, यहाँ पर भी वही ट्रेजेडी हुआ, यहाँ तो माँ दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट कर ली, अब तो मैं निकल गया। तो यहाँ पे इसको कौन रिसीव करता है, एफईएस, वही सेम सम होता है, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकला, एफईएस इसको एक्सेप्ट किया प्राइमरी एक्सेप्टर के रूप में, फिर उसके बाद वो एफडी के पास भेज देता है, जैसे साइक्लिक में हुआ था, अरे याद आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद इसको पता चलता है कि अब आगे हम नहीं जाने पाएंगे, अब हमारी माँ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ली है, पहली वो स्टेबल हो चुकी है, अब हमारा जरूरत नहीं है, पूरा अफसोस में डूब जाता है। तो फेरोडॉक्सिन के पास जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो उसके बाद फेरोडॉक्सिन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम अभी घर से निकल गए हो, घर नहीं जा रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर से निकले और इतिहास रच करके आए हैं, ठीक है ना। इतिहास रचे है, उसको पूरा मोटिवेट करता है और कहता है कि रुको हम तुम्हारा व्यवस्था करते हैं, तुम क्या करो, रिड्यूस कर दो। ये किसको रिड्यूस कर दो, NADP को रिड्यूस कर दो। तुम जैसे ही आओगे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो NADP क्या करेगा, NADP के फेरोडॉक्सिन NADP से बात किया कि देखो 2 इलेक्ट्रॉन आया है, एक लड़का आया है, ऐसा लड़का है जो बहुत टैलेंटेड है, तुम्हारा काम बना सकता है। अब NADP को क्या जरूरत था, वो बोला कि अगर 2 हाइड्रोजन हमको मिल जाता और इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो हम NADPH2 बना देते। क्या बना देते हैं, NADPH2 बना देते। तो ये बोलता है फेरोडॉक्सिन के कोई बात नहीं यार, वो लड़का को तुम एक्सेप्ट कर लो, रख लो। तो लड़का को बुला लिया, NADP बोला कि हम 2 H+ आयन का व्यवस्था कर लेंगे, और जैसी व्यवस्था किया तो NADP किसमें कन्वर्ट हो गया, NADPH2 में। और यही तो विधि का विधान था, यस या नो, कि यही तो चाह रहा था कि NADPH2 बने, NADPH2 बने। तो इस तरह से जो दूसरे नॉन साइक्लिक, तो यहाँ पे कैसा साइकिल चला, ऐसे चला, ऐसे चला और ऐसे चला, अरे चला ना। तो इस तरह से, अच्छा यहाँ पे जब साइकिल चल रहा था तो इसको क्या बोलते हैं, अप हिल, इसको क्या बोलते हैं, अप हिल। अप हिल क्यों इसको बोलते हैं, क्यों इसको हिल साहब ने किया था, वो
डिस्कवर, इसे अप हिल बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? डाउन हिल। इसको क्या बोलते हैं? डाउन हिल, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से ऊपर जाएगा तो अप हिल और नीचे जाएगा तो डाउन हिल। और इसमें जो आप देख रहे हैं तो इस तरह से बना, लेकिन जब साइंटिस्ट हिल साहब ने जब इसको देखा था तो इसको ऐसे देख लिया। कैसे देख लिया? इधर से देख लिया तो इनको जेड दिख गया। कैसे दिख गया? जेड। सामने से देखने के बाद तो कैसा दिखता है? एन टाइप का, लेकिन ये जेड, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जेड स्कीम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेड स्कीम भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जेड स्कीम ये करता है। तो अब देखिए यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर हम लोग कुछ डिफरेंस वैसे तो देख चुके हैं पिछला बार, लेकिन कुछ यहाँ पे एक्स्ट्राएं हैं। वो जैसे हम लोग क्या देखे हैं कि ये साइक्लिक किसमें होता है? पीएस फर्स्ट में होता है। ई किसमें होगा? नॉन साइक्लिक दोनों में देखने के लिए मिलता है, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में। एटीपी फॉर्मेशन इसमें भी होता है, एटीपी फॉर्मेशन इसमें भी होता है। साइक्लिक में NADPH2 नहीं बनता है और इसमें बनता है। वाटर का स्प्लिटिंग इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। O2 रिलीज इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब साइक्लिक है तो यहाँ पे चूंकि 700 नैनोमीटर का लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो उस दौरान यहाँ पे क्या होगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। कौन सा लाइट को? मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट। एनसीईआरटी में कहा है कि रेड लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है जो 700 नैनोमीटर का लाइट को क्या करता है? माने रिलीज करता है, ठीक ना? तो ये ध्यान में, मोनोक्रोमेटिक यानी मोनो मतलब एक लाइट, चूंकि एक वेवलेंथ का लाइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? डाइक्रोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे PS1 भी है, PS2 भी है, दो, और ये दोनों अलग अलग नैनोमीटर का लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा लाइट चाहिए? डाइक्रोमेटिक लाइट चाहिए, ठीक है ना? ये, लेकिन और एक और चीज है जो अब पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी जान लीजिए कि एक केमिकल है DCMU, जो हर्बिसाइड है। क्या है? हर्बिसाइड है। इसको DCMU PS सेकेंड बोला जाता है। वो क्या करता है कि PS सेकेंड के रिएक्शन को रोक देता है। PS सेकेंड के रिएक्शन को रोक देगा, यानी कि अगर इधर देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, अगर इसको आप डाल दिए, DCMU को अगर डाल दिए प्लांट के ऊपर, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये निकलने नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो ये वाला कार्यक्रम होगा क्या? नहीं होगा। तो यानी कि जब ये नहीं कार्यक्रम होगा तो NADPH2 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रक्रिया होना है तो वो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया को अगर रोकना है तो इस केमिकल का क्या करते हैं? उपयोग करते थे पहले के जमाने में लोग, अभी भी मैंने कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को रोकने के लिए, ठीक ना? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन ये जो है नॉन साइक्लिक को सिर्फ इफेक्ट करता है, साइक्लिक को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है? तो इस तरह से इसको ध्यान में रखेगा। अब बात आता है स्टूडेंट के एसिमिलेटरी पावर ऑफ सेल क्या होता है। एसिमिलेटरी पावर ऑफ सेल के मतलब ये होता है कि जब लाइट रिएक्शन हुआ तो उससे 12 NADPH2 और 18 ATP की जरूरत होता है। किसको? डार्क रिएक्शन को, ताकि इससे डार्क रिएक्शन से क्या बन सकेगा? ग्लूकोज बन सकेगा, ठीक है ना? तो अभी तक हम लोगों ने जो रिएक्शन देखा है नॉन साइक्लिक वाला देखा है। तो नॉन साइक्लिक में जब एक साइकिल चलता था तो ये वाला जब नॉन साइक्लिक वाला भी देखे आप तो उसमें कितना NADPH2 बनता था? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आता था तो 2 NADPH2 2 NADP को किसमें कन्वर्ट कर देता था? 2 NADPH2 में कन्वर्ट कर देता था। यानी कि एक साइकिल चलता था 2 NADPH2 और एक बार वहां पे क्या बन रहा था? क्या बन रहा था वहां पे? ATP बन रहा था। अरे यहाँ पे देखिए ना, एक ATP बन रहा था ना, एक ATP बन रहा था। तो यानी कि नॉन साइक्लिक में एक ATP बना और 2 NADPH2 बना। अरे बना ना? यानी कि नॉन साइक्लिक को चलाए तो कितना बना? 2 NADP और एक, कितना NADPH2 की जरूरत है? 12। कितना ATP की जरूरत है? 18। तो अब क्या होगा? तो इससे अब क्या होगा? इस साइकिल को हमको कितने बार चलाना होगा? 6 बार अगर हम चलाते हैं, एक बार चलाए तो 2 बना, तो 6 बार चलाएंगे तो कितना बनेगा? 12 NADPH2 और 6 ATP बना। तो नॉन साइक्लिक को जब 6 बार चलाएंगे तो कितना हमको NADPH2 प्राप्त होगा? 12 और 6 ATP। लेकिन 12 तो NADPH2 का कार्यक्रम हमारा पूरा हो गया, लेकिन अभी भी ATP का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, जो कि डार्क रिएक्शन में जाएगा और उसको वहां से ग्लूकोज बनाने में मदद करेगा। तो उस कंडीशन में साइक्लिक चलाना होगा। और साइक्लिक जब चलता था तो कितने ATP का निर्माण होता था? वहां पे आप देखे थे
2 एटीपी का निर्माण होता था, उसको 6 बार चलाइएगा तो कितना एटीपी बनेगा? 12। तो आप देखिए 12 NADPH2 और 12 इधर और 6 इधर मिला करके 18 एटीपी का निर्माण हो गया। यानी कि एसिमिलेटरी पावर ऑफ सेल क्या है कि जब 6 साइक्लिक और 6 नॉन साइक्लिक जब आप चलाते हैं, रिएक्शन को करते हैं, तो जो हमारा 12 NADPH2 और 18 एटीपी की जरूरत होती है डार्क रिएक्शन के दौरान ग्लूकोज बनाने में, वो हमारा पूरा होता है। यहां तक क्लियर है? अरे ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? यानी कि अब फाइनली हमारा क्या हो गया? लाइट रिएक्शन कंप्लीट। यानी कि लाइट रिएक्शन से NADPH2 चाहिए था, बन गया। अरे बना कि नहीं? हमको ATP चाहिए था, बन गया। और जितना जितना मात्रा में चाहिए था वो भी बना लिए कि नहीं? बना लिए। और ऑक्सीजन निकलता है वो भी हम लोग देख लिए कि यहाँ कैसे ऑक्सीजन निकलता है PS सेकेंड से। अरे निकलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन को कंप्लीट किया। फाइनली प्रोडक्ट ये हमारा बना। कैसे बना? कितना साइकिल चलाना पड़ेगा? 6 साइक्लिक और 6 नॉन साइक्लिक चलाएंगे तो 12 NADPH2 और 18 एटीपी का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हमारा जो है लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है बन के तैयार है। अब हम लोग कहां जाएंगे? डार्क रिएक्शन की तरफ चलेंगे। अरे कहां चलेंगे? डार्क रिएक्शन की तरफ। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, NADP को क्या बोला जाता है? हील रिएजेंट। ये ध्यान में रखिएगा। और फियोफाइटिन जो यहाँ पे PS सेकेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, उसका अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिएगा तो क्लोरोफिल ए में अगर मैग्नीशियम को माइनस कर दीजिएगा, जैसे क्लोरोफिल ए बनाए थे उसमें बीच में क्या था? मैग्नीशियम था। लेकिन उसमें मैग्नीशियम को हटा दीजिएगा तो वो क्या कहलाता है? फियोफाइटिन कहलाता है। क्या कहलाता है? फियोफाइटिन कहलाता है। अरे ठीक है, अरे ठीक है। तो ये हमारा हुआ पूरा का पूरा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? ATP NADPH बन गया। अब यहां से हम लोग चलेंगे, किधर चलने वाले हैं? डार्क रिएक्शन में। लेकिन उससे पहले एक हमारे बुक के अंदर कीमियो हाइपोथेसिस थ्योरी दिया हुआ है, समझे? उसको भी हम लोग समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे? डार्क रिएक्शन देखेंगे। तो आज के लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए